कर्नाटक में हिजाब का विवाद, इसके बीचों बीच इस तरह के विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने देश में धार्मिक कट्टरता पैदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर हैरानी जताई है। साथ ही सवाल किया है कि सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र है सर्वोपरि या फिर धर्म सर्वोपरि है? राष्ट्र सर्वोपरि है या फिर धर्म? देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच ये सवाल मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा, जिनमें तमिलनाडु के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू करने, मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और मंदिर परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीआईएल में मांग की है कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड लगाकर ड्रेस कोड और गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने की जानकारी दी जाए। सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति हिजाब के पक्ष में है जबकि कुछ लोग टोपी के पक्ष में हैं। क्या देश एक है या फिर धर्मों में बटा हुआ है? अदालत ने कहा कि ड्रेस कोड पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने का सवाल कैसे पैदा होगा जब मंदिरों में जाने के लिए कोई विशेष ड्रेस कोड मौजूद नहीं है। कर्नाटक के उडुपी से उठे विवाद को पूरे देश में हवा देने की कोशिश की जा रही है। आज महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमा ए हिंद ने हिजाब डे मनाने का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर देखिए अगली रिपोर्ट में। कर्नाटक में हिजाब भगवा से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस विवाद की तपिश अब देश के कई हिस्सों में फैल गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव, बीड़, पुणे और औरंगाबाद जैसे कई इलाकों में हिजाब विवाद का असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह हिजाब के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं हिजाब को लेकर आज महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जाएगा। इसका आयोजन जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। इससे पहले हिजाब का समर्थन करने के लिए गुरुवार को मालेगांव के अजीज कुल्लू स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मुस्लिम महिला सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में बुर्का पहने महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर जमा हुई थी। कर्नाटक में जिस तरह स्कूल में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है, उसके खिलाफ मालेगांव में मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर प्रदर्शन करेंगी। यानी हिजाब को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच आरएसएस के नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने हिजाब के विवाद के पीछे गहरी साजिश की जांच करवाने की मांग की। साथ ही कहा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम बेटियों को शिक्षा से दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिसे एक्सपोज किया जाना ही चाहिए। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा है। इस पर लगातार सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं आरएसएस नेता और मुस्लिम राष्ट्र मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने इसे एक साजिश करार दिया है। इंद्रेश कुमार के मुताबिक चंद कट्टरपंथी लोग साजिश के तहत बेटियों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग चुनाव के आते ही ऐसे प्रयोग करते ही रहते हैं, बाद में सब शांत हो जाता है। हिजाब विवाद को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, राजनीतिक वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जिनकी पढ़ाई हिजाब विवाद की वजह से प्रभावित हो रही है। आखिरकार यूपी चुनाव में भी हिजाब के विवाद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। पीएम मोदी ने 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के हित में बताया, तो वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने 3 तलाक से लेकर हिजाब तक के मुद्दे पर केंद्र सरकार का घेराव किया। कैसे देखिए इस पूरी खबर को। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में सियासी घमासान और तेज हो गया है। गुरुवार को सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी ने 3 तलाक का जिक्र किया और कहा कि 3 तलाक विरोधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हित में है। लेकिन यूपी चुनाव में दांव आजमा रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठा दिया। बरेली में ओवैसी ने 3 तलाक कानून से लेकर हिजाब तक का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहना जाए या नहीं, ये सवाल अब धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है। हर पार्टी अपने चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से इस मुद्दे पर स्टैंड ले रही है।
यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए चुनावी रण में वोट बैंक के गणित को देखते हुए तमाम नेता बयानों के तीर चला रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कल शाम एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां के 6ठे फ्लोर के एक हिस्से के गिरने के बाद एक फर्स्ट फ्लोर तक उसके नीचे के हिस्से गिरते चले गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। इमारत में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 109 की रिहायशी सोसाइटी में कल शाम छत गिरने से हादसा हो गया, जहां एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की चपेट में आने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में यह हादसा पहली बार हुआ हो। इससे पहले होने वाले किसी भी हादसे पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप यहाँ रहने वाले निवासी लगा रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इमारत बनाने में कई तरह की खामियां हैं, जिसकी शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस सोसाइटी में कई बड़े अधिकारी भी रहते हैं। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। डीसी के मुताबिक इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज में कार्यरत अधिकारी अरुण श्रीवास्तव इमारत के मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार इस मामले में जारी है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की बात करते हैं। राबिया सिद्धू चुनाव प्रचार में लगी है। इस दौरान राबिया सिद्धू ने विक्रम मजीठिया पर संगीन आरोप लगाए। राबिया सिद्धू ने कहा कि बहुत पहले मजीठिया अंकल उनके पापा के पास राजनीति का सबक लेने आते थे। आज लड़ाई सच और झूठ की है। लोगों को फैसला करना है कि उन्हें किसका साथ देना है, किसका नहीं। पंजाब में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही राज्य में सियासी पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस की कलह भी फिर से खुलकर सामने आने लगी है। गुरुवार को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू गुरुवार को अपने पिता के लिए प्रचार करने निकली। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिद्धू सीएम पद के दावेदार माने जाते हैं और मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर वो कई बार निशाना साध चुके हैं। अब सिद्धू की बेटी राबिया भी चन्नी को टारगेट कर रही हैं। राबिया ने कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब कहने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके खाते में 133 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने बैंक अकाउंट्स जरूर खोल के देख लो, 133 करोड़ तो उत्ते मिलेंगे, लेकिन गरीब कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। दरअसल हाल ही में पंजाब के दौरे पर गए राहुल गांधी ने पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार के रूप में चन्नी के नाम की घोषणा की थी और उन्हें गरीब करार दिया था। कनाडा में फ्रीडम कॉन्वॉय का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर भी पड़ रहा है। फ्रीडम कॉन्वॉय ने कनाडा की रफ्तार को रोक दिया। अभी भी अमेरिका कनाडा हाईवे पर ट्रैफिक जाम बना हुआ। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए हालात कैसे हैं वहां के। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन हर दिन नए मोड़ ले रहा है। प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ने अमेरिका कनाडा हाईवे को जाम कर दिया है, जिसके बाद अब इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। कनाडा और अमेरिका को जोड़ रहे इस हाईवे पर कनाडा का 25% व्यापार निर्भर है। आम दिनों पर यहाँ से रोजाना लगभग 8,000 ट्रक्स गुजरते थे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने के बाद से आयात और निर्यात की रफ्तार थम सी गई है। ट्रक ड्राइवर्स के इस प्रदर्शन को अब तकरीबन 12 दिन होने जा रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी कनाडा की राजधानी ओटावा में भी जमकर विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले वहां हालात ऐसे बन गए थे कि शहर के मेयर को शहर में इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा था। लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट को देखते हुए सबकी नजर अमेरिका कनाडा हाईवे पर है। कनाडा के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अगर इस तरह की रुकावट जारी रहती है तो इसका कनाडा की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। न्यूजीलैंड में कोरोना नियमों की पाबंदी के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विरोध में न्यूजीलैंड में संसद के आसपास प्रदर्शनकारियों ने लंबे लंबे जाम लगा दिए और इसके बाद संसद के पास पुलिस की तैनाती को बढ़ाना पड़ा। गुरुवार को करीब 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए इस खबर को इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की जनता कोविड-19 के कड़े नियमों से नाराज है, जबकि इन नियमों की बदौलत ही ये देश कोरोना महामारी से 2 साल बचा रहा। न्यूजीलैंड की जनता सड़कों पर उतरकर इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
और अब तो कनाडा की ही तरह न्यूजीलैंड में भी प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों और ट्रकों से संसद के आसपास जाम लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद संसद भवन के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने संसद भवन के बाहर से करीब 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया था। न्यूजीलैंड में 2 साल में कोरोना के सिर्फ 18,000 मामले आए हैं और देश की करीब 94% जनता का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने अब तक अपनी सीमाएं बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के हजारों लोग अपने परिवारों से दूर हैं। यूक्रेन के पास रूस और बेलारूस का संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें कि S-400 मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल हो रहा। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं लगातार। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो बेलारूस में हो रहे रूस बेलारूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का है, जहां रूस अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास कर रहा है। आसमान की तरफ बढ़ती ये मिसाइलें जैसे यूक्रेन और उसका समर्थन कर रहे देशों को चेतावनी दे रही हैं। साथ ही इस वीडियो में रूस की सेना अपने कई रडार सिस्टम और लड़ाकू विमानों के साथ भी अभ्यास कर रही है। वीडियो में ये विमान कई फॉर्मेशंस में उड़ते दिख रहे हैं। आसमान हो या समंदर, यूक्रेन को घेरने के लिए रूस की सेना हर जगह सैन्य अभ्यास कर रही है। युद्ध अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए रूस ने अपने 6 युद्धपोत ब्लैक सी के लिए रवाना कर दिए हैं। ब्लैक सी यूक्रेन की सीमा से भी लगता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने युद्धपोतों को यूक्रेन के काफी नजदीक तैनात किया है, ताकि समय आने पर अमेरिका और नाटो सेना की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जा सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.